किशोर व असरानी ने चाय का कप खाली करके मेज पर रखा। फिर टुकुर टुकुर हॉल में देखने लगे। हॉल आधे से ज्यादा भरा हुआ था। ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुन पर जोड़े फ्लोर पर थिरक रहे थे। मोटी सलीमा हॉल में मटक रही थी। किशोर, लगता है सलीमा को अपना जोड़ नहीं मिला, असरानी मुस्कुराता हुआ बोला। वो शामत इधर ही आ रही है, जरा संभल कर। मिस सलीमा चाहे फुटबॉल की तरह मोटी थी, लेकिन मोटा थुलथुल शरीर तो अच्छा लगता था। उसका रंग गोरा था, नैन नक्श तीखे, खूबसूरत व मन को मोह लेने वाले थे। जूडो, कराटे व फ्री स्टाइल कुश्ती की वो चैंपियन थी। उनके पास आकर वो रुक गई। सलीमा, किशोर ने पूछा, क्या कोई डांस पार्टनर मिला? नहीं मिला किशोर भाई, सलीमा मायूस स्वर में बोली। डांस करने के लिए पांव फड़फड़ा रहे हैं। तो जाकर अकेली डांस करो, असरानी बोला। 2 के बराबर तो तुम हो ही। तुम मेरे साथ डांस करो ना, सलीमा बोली। मुझे तो बख्शो, असरानी घबराए स्वर में बोला। मुझे अभी अपने हाथ पांव नहीं तुड़वाने। तो मेरे साथ डांस करने से तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं दिखा दूंगी, तुम्हारे हाथ पांव नहीं, मुंह टूटेगा। मर गए। उठते हो या गोद में उठाकर फ्लोर तक ले जाऊं? असरानी की बौखलाहट देखकर किशोर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी हुई थी। एकाएक असरानी बोला, मिल गया सिनेमा बहन। सलीमा कहो असरानी भाई, वरना मुंह तोड़कर यहीं पर फाइटिंग सिनेमा दिखा दूंगी। रबड़ की जुबान है सिनेमा। ओह सॉरी सलीमा बहन, फिसल गई। अच्छा अब बताओ क्या मिल गया? तुम्हारा पार्टनर, वो देखो दरवाजे से अंदर प्रविष्ट हो रहा है। वो जरूर तुम्हारे साथ डांस करेगा। सलीमा ने घूमकर देखा। बांस की तरह लंबा पतला नौजवान हॉल से अंदर प्रविष्ट हो रहा था, जिसकी ऊंट जैसी गर्दन सीधी तनी हुई थी। कोट उसके बदन पर ऐसा लग रहा था जैसे हैंगर पर लटका हो। क्या वो मान जाएगा? कोशिश कामयाबी की निशानी है सिनेमा बहन, कोशिश करो। असरानी, तुमने फिर मुझे सिनेमा कहा, वापिस आकर निपटूंगी। कहने के साथ ही वो तेजी से उस लंबे नौजवान की तरफ बढ़ गई। पास पहुंचकर बोली, मिस्टर। जी, यानी कि आपने अपुन को पुकारा? जी हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मियां नफीस खान, ठेकेदार करोड़पति। ओह, तो आप करोड़पति ठेकेदार हैं? अल्लाह का फजल है, नफीस लज्जाता हुआ बोला। क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, अपन इसीलिए तो यहाँ आए हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या बात हुई, बिना तलाशे ही आप डांस करने के लिए मिल गई। बाकी बातें फ्लोर पर होंगी, आइए, सलीमा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। नफीस लड़कियों की तरह शर्माता हुआ उसके साथ चल पड़ा। फिर फ्लोर पर पहुंचकर दोनों नाचने लगे। एकाएक नफीस ने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मिस सलीमा, रिटायर्ड कर्नल अफजल बेग की बेटी हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या आपकी शादी हो गई है? सलीमा हंस पड़ी, फिर बोली, क्या बुद्धू हैं आप? कैसे? जब कोई लड़की मिस लगाती है तो उसका मतलब होता है वो अभी कुंवारी है। अरे हाँ, ये तो अपन भूल ही गए थे, अपन भी मिस्टर है। मिस्टर तो सभी मर्द होते हैं। जब मिस का मतलब कुंवारी हुआ तो मिस्टर का मतलब कुंवारा ही होगा। अंग्रेजी बड़ी गोलमोल है मिस्टर नफीस। जवान से लेकर बूढ़े मर्दों तक को मिस्टर कहते हैं। बच्चों को मास्टर, चिंटू, मास्टर पप्पू वगैरह कहा जाता है। बालिश भर के लड़के मास्टर यानी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक। लानत है ऐसी अंग्रेजी पर। सलीमा हंस पड़ी। इसमें साली हंसने वाली कौन सी बात है? आपके कहने का अंदाज
इतना भोला व प्यारा है कि हंसी आ गई। नफीस कई बल खाकर लज्जा गया, फिर बोला, सच तो ये है सलीमा जी, अपन भी अभी मिस है, यानी कुंवारी। उसके मिस कहने पर सलीमा की इच्छा हुई वो कह कहा लगाकर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी पर काबू कर लिया। नफीस सोच रहा था, खुदा बहुत मेहरबान है, शायद यही एक अदद बीवी साबित हो जाए। किशोर और असरानी उन्हें गौर से देख रहे थे। असरानी बोला, किशोर, सलीमा उस लंबू के साथ काफी खुश नजर आ रही है। वो वापस आकर हमें बोर करे, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो। दोनों बाहर आ गए। रात काफी हो गई थी, इसलिए सड़कों पर सन्नाटा था। किशोर की कार सड़क पर दौड़ रही थी। असरानी उसकी बगल में बैठा था। कार का रुख घर की तरफ था। तभी कार झटके लेने लगी। असरानी जल्दी से बोला, इंसानों को तो डांस करते देखा था, लेकिन आज कार को डांस करते पहली बार देखा है। जब कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है तो कार ही क्या, हर वाहन डांस करता है, किशोर ने कहा, और कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और फिर नीचे उतरकर उसका बोनट खोलने लगा। तभी धाई धाई की आवाज से वो क्षेत्र गूंज उठा। किशोर, असरानी तीव्र स्वर में बोला, कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, लगता है किसी व्यक्ति पर फायर किए जा रहे हैं। 2 गोलियों ने तो उसका काम तमाम कर दिया होगा। आओ देखते हैं। फिर दोनों उसी तरफ बढ़ने लगे जिधर से फायरिंग की आवाज उभरी थी। उनके दौड़ने से कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें 4 व्यक्ति दिखाई दिए। एक के हाथ में रिवॉल्वर था, 5वां सड़क पर पड़ा है। असरानी बोला, शायद उसी को गोली मारी गई है। वे लोग करीब पहुंचते उससे पहले ही वो चारों व्यक्ति विपरीत दिशा की तरफ भागने लगे। उधर एक कार खड़ी थी। कार में बैठकर वो 9-2-11 हो गए। किशोर बोला, वो तो बिना लड़े ही भाग गए। और क्या हमें गोली मारकर भागते? कार होती तो मैं पीछा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। अच्छा, अगली बार ऐसा हादसा पेश आए तो कार गोद में उठाकर चलना। बात करते हुए वो दोनों उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जो सड़क पर पड़ा था। उसने गरम सूट पहन रखा था, पाँव में काले जूते थे, कंठ से सरसराहट की आवाज निकल रही थी। वो करा रहा था। कोट के अंदर से झांकती हुई सफेद कमीज खून से लाल हो गई थी। दोनों उसके करीब बैठ गए। वो व्यक्ति आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहा था। किशोर ने पूछा, आप कौन हैं? प्रिंस राज सिंह। उनके हमले से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। यहाँ आकर उन्होंने मुझे गोली मार दी। क्या दोनों फायर आप पर हुए थे? हाँ, मैं अब बचूंगा नहीं। हम आपको अस्पताल ले चलते हैं अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों बाद आप फिर दौड़ते फिरते नजर आएंगे। तब मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। सुना है बुढ़ापे की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, असरानी बोला। प्रिंस राज सिंह मुस्कुराया, फिर बोला, कुश्ती में तो वो चारों मिलकर भी मुझसे जीत नहीं पाते, लेकिन रिवॉल्वर की गोली के आगे तो बड़े बड़े पहलवान भी धराशायी हो जाते हैं। दोनों ने उन्हें उठाकर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। तुम लोग कौन हो बेटे? प्रिंस ने पूछा। गुप्तचर विभाग के एजेंट किशोर असरानी। क्या अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे? दोनों ने जेब से निकालकर अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड उनके सामने कर दिया। लगता है भगवान ने ही तुम लोगों को मेरे पास भेजा है। पर अंकल, पहले अस्पताल फिर बातें, किशोर बोला। ये तो पक्का है कि मैं बचूंगा नहीं। अगर रास्ते में ही मेरे प्राण निकल गए तो मेरी आत्मा भटकती रह जाएगी, क्योंकि जो पुण्य काम करने के लिए मैं निकला था वो अधूरा रह जाएगा।
कैसा काम अंकल? मैं जानता हूं तुम लोग कानून के रक्षक व अपराधियों के दुश्मन हो। वो लोग भी अपराधी थे जिन्होंने गोली मारी है। मेरी पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद अगर मेरे अंदर प्राण दिखाई दे तो मुझे अस्पताल ले जाना। कहिए। मुझे मारने वाले दौलत के लालची कुत्ते थे। हमारा खानदानी खजाना है, उसको वो लूटना चाहते हैं। इस समय उसकी कीमत अरबों रुपए में है। मैं उसे भारत सरकार को सौंपना चाहता था ताकि सरकार देश के गरीबों की कुछ मदद कर सके, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आप कहाँ के प्रिंस हैं? किशोर ने पूछा। मैं विस्तारपुर का प्रिंस हूँ। विस्तारपुर सागर तट के किनारे बसा हुआ है। मेरे पिता राजा लोहा सिंह ने अंग्रेजों से जबरदस्त मुकाबला किया था, लेकिन अंत में ताकतवर अंग्रेजी फौज के समक्ष उन्हें हथियार डालने पड़े थे। उससे पहले उन्होंने हीरे जवाहरात, जेवर व सोना, जिनकी कीमत आज अरबों रुपए है, अपने विश्वसनीय मंत्री राम सिंह के हाथों किले से बाहर भिजवा दिया था। किले से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक झील है। राम सिंह ने उस खजाने को उसी विशाल झील में कहीं छुपा दिया था। कई जगह वो झील 4-4 हाथियों जितनी गहरी है। खजाने को छुपाने के बाद मंत्री ने वहां की एक तस्वीर बना ली थी, जिसे पिताजी ने किले की दीवार में एक जगह छुपा दिया था। अपनी वसीयत में उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था। मैंने वो जगह खोजी और दीवार से वो तस्वीर निकालकर कैमरे से उसकी फोटो ली, फिर हाथ से बनी उस तस्वीर को नष्ट कर दिया। इसके बाद मैं खजाने की खोज करता रहा, लेकिन 2 साल की कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास धन का अभाव था। नेगेटिव से बनी तस्वीर लेकर मैं यहाँ आ गया ताकि भारत सरकार से कहूँ उस खजाने को खोजकर वो गरीबों का कल्याण करें। तस्वीर कुछ खराब हो गई थी। वो बदमाश मुझे गोली मारकर खराब तस्वीर अपने साथ ले गए हैं। उससे शायद ही वो खजाना खोज सके। अब मैं भारत सरकार तक नहीं पहुंच सकूंगा। मुझसे वादा करो मेरे बच्चों, तुम लोग इस काम को पूरा करोगे। किशोर असरानी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर संयुक्त स्वर में बोले, हम वादा करते हैं। अब मुझे मरने का कोई गम नहीं, कहने के साथ ही उन्होंने कोट की आस्तीन फाड़ी और उसमें से नेगेटिव निकालकर किशोर की तरफ बढ़ा दिया। किशोर ने नेगेटिव जेब में रखा, फिर कार को गति दे दी। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। प्रिंस राज सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। प्रिंस राज सिंह की लाश की पूरी कार्रवाई करने के बाद वो लोग घर वापस आ गए थे। दोपहर तक वो लोग सोते रहे। फिर नित्य कार्यों से निपटने के बाद उन्होंने नाश्ते के साथ साथ लंच भी लिया। उसके बाद असरानी ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस नेगेटिव से एक फिल्म तैयार करेंगे, फिर उसे देखेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। तो फिर आओ शुरू हो जाएं। फिर वो लोग डार्क रूम में घुस गए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग बाहर निकले तो उनके हाथों में एक झील की तस्वीर थी। तस्वीर को मेज पर रखकर वो कुर्सियों पर बैठ गए। किशोर बोला, अब बताओ, इस तस्वीर में तुमने क्या देखा? एक प्यारी सी झील, काफी बड़ी। सागर से झील लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। उस जगह तीर का निशान बना है, जिसका मतलब है झील व सागर को एक प्राकृतिक सुरंग मिलाती है। ऐसा इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि तीर के निशान के पास सागर की लहरें दिखाई गई हैं। झील से लगभग 100 कदम दूर एक इमारत है, प्यारी सलोनी मनमोहनी दिलकश इमारत। अबे, किशोर बोला, तो किसी रूपसी के रूप की तारीफ कर रहा है या उस इमारत के बारे में बता रहा है? मेरे प्यारे, चांद सितारे
जरा ध्यान से देख, इमारत के बीचों बीच एक ऊंची सी मीनार चली गई है। वो मीनार नहीं, एक रूपसी की मूर्ति है। इसलिए उसकी तारीफ नहीं करना, उसके साथ अन्याय करना है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़। ये इमारत उस जमाने के अय्याशों के लिए अय्याश ग्रह हुआ करती थी। बाकी चारों तरफ पेड़ है, पहाड़ है और ऊपर आकाश है। असरानी, किशोर गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारने का इरादा कर रहा हूं। मेरे गाल रबड़ के बने हैं, तीर की तरह वापस होकर थप्पड़ तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा। इतनी बकवास कर ली, लेकिन अभी तक असली बात नहीं बताई। क्या? यही कि झील में खजाना कहाँ है? इसके लिए तो झील में गोता लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से गोता लगाकर देख। असरानी ने अपनी नाक तस्वीर पर लगा दी, फिर सीधा होता हुआ बोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, अब तू गोता लगाकर देख। मैं तो पहले ही गोता लगा चुका हूं, खजाने का कहीं संकेत नहीं है। तभी एसपी श्याम कपूर अंदर प्रविष्ट हुए और तीसरी कुर्सी पर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ जोर से बोले, नमस्ते जी। स्वीकार की। शुक्रिया। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है, काफी जानकारी मुझे उससे मिल गई है। तब भी पूरी जानकारी मैं तुम लोगों से मालूम करना चाहता हूँ। असरानी बोला, अंकल, आजकल जेब खाली है, अगर जेब भर जाए तो मुंह आसानी से खुल जाए। रिश्वत मांग रहे हो? अंदर बंद कर दूंगा। तो दान दे दीजिए। क्यों किशोर प्यारे? ठीक कहा मेरे तारे, दान भी मिल जाएगा। अब बको। किशोर ने सारी कहानी एसीपी श्याम को सुना दी। सुनने के बाद बोले, इस खजाने को हर हाल में हमें हासिल करना है। क्यों? अरबों रुपया अगर देश के गरीबों के काम आ जाए तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? मुझे मालूम हुआ है उस इलाके में डॉक्टर हारमन सक्रिय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। कहीं खजाना उसके हाथ में चला गया तो बहुत बुरा होगा। हारमन की ऐसी की तैसी। असरानी बोला, अगर खजाने की तरफ उसने देखा भी तो हम उसकी आंखें निकालकर आसमान में तारों की जगह टांग देंगे। शाबाश, अब तुम लोग वहां जा सकते हो, लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं। क्या? राजा लोहा सिंह का मंत्री राम सिंह अगर जिंदा है तो उसे तलाश करना, खजाना आसानी से मिल जाएगा। सलाह के लिए धन्यवाद, किशोर ने कहा। फिर जेब को आगे करता हुआ बोला, अब दान पात्र को नोटों से भर दीजिए। एसपी श्याम कपूर दरअसल किशोर कपूर के अंकल थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जेब से 1000 रुपया निकाला और 500 रुपए दोनों की जेब में डाल दिए। दोनों एक स्वर में बोले, हमारा आशीर्वाद है अंकल, आपके भतीजे जिए, आपका ही खाएं और पिए। एसपी श्याम मुस्कुरा दिए। दोनों झटके से उठकर खड़े हो गए। सलीमा घड़घड़ाती हुई अंदर प्रविष्ट हो रही थी। किशोर प्यारे, आ गई मुसीबत। काफी गुस्से में नजर आ रही है। जैसे ही वो करीब पहुंची, दोनों एक साथ हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते सलीमा बहन। उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर उन्हें घूरा, फिर बोली, नमस्ते गई भाड़ में। दिल कर रहा है तुम दोनों को अभी उठाकर भाड़ में फेंक दूं। क्यों? कहते सलीमा बहन हो और उसके बावजूद मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे विस्तारपुर। तथा तुम्हें किसने बताया? किशोर ने पूछा। एसपी अंकल ने। दरअसल हम समझे थे तुम अपने नए मित्र के साथ रोज एक राउंड डांस करोगी। कौन मित्र? वही जिसके साथ कल होटल में नाच रही थी, हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी। सलीमा लज्जा गई। क्या नाम है उसका? असरानी ने पूछा। मियां नफीस खान, ठेकेदार, करोड़पति। क्या बहुत पसंद है तुम्हें? चलो हटो, उसके नाम से ही तुम शर्मा रही हो। इसका मतलब है
तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। तो उन्हें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? ठेकेदारी के सिलसिले में वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। आने के बाद राजन इकबाल से मिलाएंगे, जिन्हें वो अपना भाई कहते हैं। राजन इकबाल यानी दुनिया के मशहूर जासूस? हाँ, तब तो हम भी उनसे मिलेंगे। वापिस आने के बाद इस समय मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, ना मत करना। तुम लोग जानते हो जूडो व कराटे की मैं चैंपियन हूँ। मार मार कर थोबड़ा सुजा दूंगी। दोनों को हाँ करनी पड़ी। नसीमा ट्रेन पर सामान रखने के बाद किशोर बोला, सलीमा, ट्रेन चलने में अभी 5 मिनट है, अभी भी सोच लो। क्या है? हम विस्तारपुर तफरी करने नहीं, एक केस के सिलसिले में जा रहे हैं। वह गोलियां भी चल सकती हैं, बॉम्ब भी फट सकते हैं। अभी भी समय है, वापस चली जाओ। मुझे डरा रहे हो? जिसने जूडो कराटे में चैंपियनशिप जीती है, कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो तो सच है, लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। भाई बहनों की रक्षा करते हैं, ये तो सुना है। इस बार बहन भाइयों की रक्षा करेगी। अगर तुम्हें गोली लग गई तो मियां नफीस का क्या होगा, जिनका नाम आते ही तुम शर्माने लगती हो? तो क्या शर्माना मना है? नहीं, हम समझ चुके हैं। असरानी बोला, तुम मियां नफीस से शादी करने के सपने देख रही हो। तो क्या सपने देखना मना है? नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी व नफीस की शादी का क्या होगा? मेरी मौत को अभी बहुत दिन है। मेरी शादी होगी, मेरा आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। फिर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। उसके बाद ही खुदा मुझे अपने पास बुलाएगा, समझे? अब अपनी चोंच बंद करो। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। लो, हमारी चोंच बंद, असरानी ने कहा, और फिर दोनों ने होंठ भींच लिए। सलीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इंजन ने एक सीटी दी, फिर ट्रेन चल पड़ी। विस्तारपुर वहां से 90 किलोमीटर दूर था। 2.5 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। तीनों अपना अपना ब्रीफकेस उठाए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। सलीमा ने पूछा, क्या हम किसी होटल में ठहरेंगे? असरानी के अंकल चमन असरानी यहाँ रहते हैं, उन्हीं के घर डेरा डालेंगे, किशोर ने कहा। गेट कीपर को टिकट देकर तीनों बाहर आ गए। वे लोग नहीं देख सके 3 बदमाश किस्म के व्यक्ति उन्हें बुरी तरह घूर रहे हैं। उनके अलावा वहां सिर्फ 2 व्यक्ति और उतरे थे। विस्तारपुर छोटा सा कस्बा था। वहां सिर्फ 5000 की आबादी थी। एक थाना व 4 चौकियां थी। वहां की पुलिस रिश्वतखोर और निकम्मी थी। गिरजू का वहां काफी आतंक था। जनता उससे भयभीत रहती थी, जिसे चाहे वो लूट लेता था। इसलिए जनता में वो डाकू गिरजू के नाम से भी मशहूर था। पुलिस को उससे महीना मिलता था, इसलिए आज तक वो पकड़ा नहीं गया था। वहां सैलानियों के लिए सिर्फ एक ही होटल था। वो तीनों बदमाश गिरजू के ही साथी थे, जो जासूसों को बुरी तरह घूर रहे थे। नाटा कद का बदमाश उनके पास पहुंचा और बोला, आप लोग शायद यहाँ घूमने फिरने आए हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? सलीमा गुर्राई। मैं होटल का एजेंट हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ के सबसे अच्छे होटल में ले जाऊंगा। होटल हम अपने साथ लेकर चलते हैं। तुम हमारे ठहरने की चिंता मत करो। फूटो, हवा आने दो। कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गई। बाहर 2 रिक्शे व एक तांगा खड़ा था। रिक्शे पर तो दोनों यात्री चले गए थे, एक तांगा ही बचा था। तांगे पर सामान रखने के बाद किशोर बोला, शहर चलो। जब तीनों बैठ गए तो तांगे वाले ने तांगे को आगे बढ़ाते हुए पूछा, शहर में कहाँ जाएंगे साहब? मिस्टर चमन असरानी के घर। सेठ चमन बहुत दानी व अच्छे इंसान है साहब, भगवान उनको सलामत रखे।
अभी वो लोग कुछ ही दूर गए थे कि दाईं तरफ से एक जीप आकर तांगे के आगे खड़ी हो गई। उसमें 4 व्यक्ति मौजूद थे। 3 तो वही थे जिन्हें वो लोग स्टेशन पर देख चुके थे। 3 बदमाशों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। फिर उनमें से एक बोला, चलो जीप में बैठो, हमें तांगे में बड़ा मजा आ रहा है। असरानी बोला, जल्दी करो वरना गोली मार दी जाएगी। ओह, यानी जबरदस्ती है। तुम लोग हमारे मेहमान हो। मेहमानों को हम तांगे पर नहीं, जीप पर बैठाकर ले जाते हैं। किशोर, सलीमा बोली, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, कहो तो भिड़ जाएं। नहीं, चलकर जीप में बैठो, मैं देखना चाहता हूं ये लोग हैं कौन। तीनों ने अपना अपना ब्रीफकेस उठाया और जीप में आकर बैठ गए। वो तीनों बदमाश भी उनकी बगल में बैठे। जीप चल पड़ी। थोड़ी देर बाद किशोर बोला, हमें किधर ले जा रहे हो? शहर तो इधर नहीं है। जिधर हमारी जीप जा रही है शहर उधर ही है, नाटे कद का व्यक्ति बोला। तुम हमें जबरन उधर ले जाओगे? सलीमा ने पूछा। चुप रह मोटी, ज्यादा बोलेगी तो सेहत खराब हो जाएगी। अबे ओ छटंकी, मोटी अपनी बहन को कहना, मैं तेरा दिया नहीं अपने बाप का दिया खाती हूँ। ज्यादा बकवास करेगा तो एक कराटे चाप दूंगी, गर्दन की हड्डी डांस करती नजर आएगी। कहते हुए उसने कराटे का पोज बना लिया। वो हंसता हुआ बोला, डांस तो तुम कर रही हो। किशोर, इसका काम कर दूं क्या मैं तमाम? नहीं, ये शरीफ लोग हैं, बैठ जाओ। रिवॉल्वर इनके हाथ में है और तुम इन्हें शरीफ कह रहे हो? जमाना बदल गया है, किशोर पूरी गंभीरता से बोला। आजकल रिवॉल्वर वाले शरीफ और हमारे जैसे लोग बदमाश कहलाते हैं। तीनों बदमाश कह कहा लगाकर हंस पड़े। किशोर हंसा, फिर असरानी, फिर सलीमा भी हंसने लगी। खेत पीछे रह गए थे। चट्टानी इलाका शुरू हो गया था। टीले व छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देने लगी थी। एक जगह जीप रुक गई। उन्हें नीचे उतरने का आदेश मिला। तीनों नीचे आ गए। नीचे कुछ और बदमाश भी मौजूद थे। शाम ढल रही थी। रात की कालीमा चारों तरफ फैलने लगी थी। सामने खंडर था जहां कुछ मशालें जल रही थी। खंडर के खुले स्थान पर 3 खंभों से उन्हें बांध दिया गया। फिर वो लोग वहीं बैठ गए। किशोर ने पूछा, क्या हमारी पूजा करोगे? पूजा तो तुम लोगों की उस्ताद यहीं आकर करेगा, वो भी जूतों से। उनमें से एक बोला। कितने नंबर का जूता पहनता है? क्या मतलब? सर के साइज के हिसाब से जूता होगा, तभी तो पूजा करवाने का मजा आएगा। साले बड़े ढीठ हैं, कहते हुए वो हंस पड़ा। भारी बूटों के पद चाक की आवाज उभरी। फिर दाईं तरफ से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। कद 6 फीट, मजबूत जिस्म, बड़ी बड़ी मूछें, फौजी ड्रेस पहने हुए था। कमर में बंधी बेल्ट में कारतूस रखे थे और रिवॉल्वर लटक रहा था। पास आकर वो बोला, मुझे गिरजू कहते हैं। बड़ी खुशी हुई मिलकर, किशोर बोला। मैं जानता हूं तुम लोग किशोर व असरानी हो, लेकिन ये मोटी लड़की कौन है? अबे मोटा होगा तू और तेरा सारा खानदान। सलीमा दांत पीसती हुई बोली। एक बार मेरे हाथ पांव खोल दे, फिर तुझे बताती हूँ मैं क्या हूँ। मोटी लड़कियां तो बड़ी मीठी जुबान की होती हैं, तेरी जुबान तो बड़ी कड़क है। किशोर उसे रोकता हुआ बोला, गिरजू काम की बात करो। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें जो चीज चाहिए अगर वो मिल जाए तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। क्या चाहिए? झील के नक्शे का नेगेटिव। हमारे पास ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। तुम लोगों के ब्रीफ केसों की तलाशी ले ली गई है, उसमें हमें नेगेटिव नहीं मिला, जबकि हमें पूरा विश्वास है नेगेटिव तुम लोगों के पास है। न जाने तुम क्या बक रहे हो। इनकी तलाशी लो।
पहले किशोर व असरानी की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो सलीमा की तलाशी लेने लगे तो वो चीखती हुई बोली, मर्द होकर एक औरत की तलाशी लेते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? लेकिन उसके चीखने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। गिरजू गुर्राया, तो तुम लोग नेगेटिव नहीं दोगे? हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, असरानी बोला। उसने बारी बारी से तीनों के कई थप्पड़ जड़ दिए। तीनों बंधे हुए थे, इसलिए कुछ नहीं कर सके। हाशिम, सेठ हरपाल के पास जाओ और उसे सूचित करो कि किशोर व असरानी इस समय हमारी कैद में हैं, लेकिन उनसे जेल का कोई नक्शा प्राप्त नहीं हुआ। गिरजू ने उसे आदेश दिया। वो चला गया। 3 व्यक्ति उसकी निगरानी पर लगा दिए गए थे, बाकी सब न जाने कहां चले गए थे। असरानी, सलीमा ने पूछा, अब क्या होगा? बहुत बुरा होने वाला है सिनेमा बहन। तुमने फिर मुझे सिनेमा कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी असरानी। सॉरी, क्षमा करना बहन, जुबान फिसल गई। जाओ, क्षमा किया। अब बताओ क्या बुरा होने वाला है? सुना है ये लोग मोटी लड़कियों का मांस बहुत स्वाद से खाते हैं। क्या बक रहे हो? मुलायम होता है। पहले छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, फिर नमक मिर्च मसाला लगाकर भूनते हैं, उसके बाद चबर चबर खा जाते हैं। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो कौन कहता है तुम डरो? फिर तीनों खामोश हो गए। वो तीनों बदमाश राइफलें अपने सामने रखे जमीन पर ही बैठे थे। उनमें से एक बोला, समझ नहीं आया, उस सेठ ने इन लड़कों के लिए उस्ताद को 8 लाख रुपए क्यों दिए हैं? मूर्ख है। क्या नाम है उसका? सेठ हरपाल। हाँ, सेठ हरपाल महामूर्ख है। साले के पास बहुत दौलत है, नंबर 2 का धंधा करता है, हराम की कमाई है, लुटा रहा है। एक नक्शे के लिए 8 लाख रुपए, नक्शा मिलने की भी उम्मीद नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद किशोर व असरानी को अपने अपहरण का रहस्य मालूम हो गया था। कोई आधे घंटे बाद गिरजू एक अजनबी के साथ वहां आया। उन्होंने अंदाजा लगा लिया वही हरपाल होगा। हरपाल गोरा चिट्टा लाल सुर्ख व्यक्ति था, लगता था विदेशी है। सेठ, गिरजू बोला, हमने इनकी अच्छी तरह तलाशी ले ली है, उनके पास नक्शा नहीं है। मुझे गलत जानकारी नहीं मिल सकती, नक्शा इन्हीं के पास है। तुम नहीं जानते गिरजू, ये दोनों बहुत चालाक जासूस हैं। इन्हें कठोर यातना देकर ही ये रहस्य उगलवाया जा सकता है। समझ गया। किशोर, हरपाल बोला, अगर यातना से बचना चाहते हो तो नक्शा हमें दे दो। जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम कहां से दें? तड़ाक! उसका एक थप्पड़ किशोर के गाल पर पड़ा। फिर वो गुर्राते हुए बोला, इस समय इन्हें बंद कर दो, सवेरे इनसे निपटेंगे। अगर यातना के बाद भी इन्होंने नक्शा नहीं दिया तो खत्म कर देंगे इन्हें। तीनों को एक बदबूदार कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर तो वो लोग बदबू सूंघते रहे, फिर सो गए। तीनों के हाथ पांव बंधे हुए थे। सवेरे किशोर को किसी ने झकझोर कर जगाया। उसने आंखें खोल दी तो उस बदमाश ने उसके हाथ पांव खोल दिए। फिर बोला, चलो, उस्ताद ने तुम्हें बुलाया है। क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? हाँ, सलीमा व असरानी भी जाग गए थे। तुम दोनों एक झपकी और ले लो, तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। कहने के साथ ही किशोर उस व्यक्ति के साथ तेजी से बाहर निकल गया। जिस कमरे में वो उसे ले गया वो यातना गृह जैसा नजर आ रहा था। वहां गिरजू के साथ एक खूबसूरत युवती भी मौजूद थी। इसे बांध दो, गिरजू बोला। तुरंत उसे एक खंबे के साथ बांध दिया गया। शीला, गिरजू बोला, इसका नाम किशोर है, बहुत ढीठ किस्म का इंसान है, मौत से भी नहीं डरता। तब तो बहादुर है।
ऐसे बहादुर की बहुत भयानक मौत होती है। अगर इसने हमें नक्शा दे दिया तो शायद मौत से बच जाए। किशोर, मीना डेविड बोली, इतनी छोटी उम्र में क्यों मरना चाहते हो? नक्शा दे दो। मौत मेरी दुल्हन है, हमेशा मेरे साथ रहती है। हम हंसते बोलते व कबड्डी खेलते हैं, फिर मौत से क्या डरना? ये इस तरह नहीं बताएगा। गिरजू गुर्राया। जल्लाद, चाकू से इसका सारा मांस छील दो, फिर जख्मों पर नमक मिर्च मिला पानी डाल देना। जल्लाद ने जेब से चाकू निकाला और किशोर की तरफ बढ़ने लगा। किशोर के होंठों पर विशैली मुस्कान थी। तभी धड़ाम से एक धमाका हुआ। सब चौंक उठे। ये तो किसी बम का धमाका है, गिरजू बोला, लेकिन ये धमाका हुआ कहाँ? उस्ताद, एक बदमाश बोला, धमाका उस तरफ हुआ है जिधर दोनों कैदी बंद हैं। जरा जाकर देखो क्या मामला है। अगर वो भाग गए तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगा। वो व्यक्ति बाहर निकल गया। दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे। रात को दोनों बड़ी मुश्किल से सो पाए थे। सवेरे जब रोशनदान से सूरज की किरणें अंदर आई तो दोनों की आंखें खुली। सवेरे किशोर को ले जाने के बाद उनकी फिर आंख लग गई थी। आंख खुली तो असरानी बोला, सलीमा बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गई भाड़ में, यहाँ बुरा हाल है। बुरा हाल तो मेरा भी है। तो यहाँ से निकलने का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? उसके लिए हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। तुम्हारे दांत बहुत तेज हैं। अगर तुम कोशिश करो तो मेरे हाथों के बंधन खोल सकती हो। कोशिश करती हूँ, सलीमा ने कहा। फिर घिसटती हुई असरानी के पीछे पहुंच गई और दांतों से रस्सी की गांठ खोलने लगी। मर गई। एकाएक वो करा उठी। क्या हुआ? लगता है दांतों का कल्याण हो गया है। ऐसा गजब मत करिए। मियां नफीस पूछेंगे दांत कहाँ गया तो क्या जवाब दोगी? असरानी भाई, छोड़ोगे तो रस्सी काटने की बजाय तुम्हारा हाथ काट लूंगी। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। डर गए, डरपोक कहीं के। तुमसे डर कर रहना ही ठीक है। दांत तो काट ही सकती हो। अगर मेरे ऊपर गिर गई तो एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। तुमने फिर मुझे छेड़ा। अब नहीं छोड़ूंगी, सलीमा ने कहा और दांत काट लिया। माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, अब नहीं छेड़ूंगा, असरानी कराहता हुआ बोला। सलीमा हंस पड़ी। फिर उसने थोड़ी कोशिश के बाद गांठ खोल दी। असरानी ने अपने हाथ खोले, फिर हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते बहन जी, मैं चलता हूं। और मैं? दांत काटने की कुछ सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अगर माफी मांग लो तो मैं रहम कर सकता हूं। भाई जी, माफ कर दो। ये हुई ना बात, असरानी ने कहा और उसे भी बंधन मुक्त कर दिया। सलीमा ने हाथ पांव को कुछ झटके दिए, फिर एकदम से एक हाथ आगे व एक हाथ पीछे करके कराटे का पोज बनाया और वार कर दिया। फिर पोज बदलकर पांव की ठोकर सीने पर जड़ दी। असरानी चारों खाने चित फर्श पर नजर आया। अब बोलो असरानी भाई, मुझसे माफी मंगवाओगे? मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा। अब उठकर बैठ जाओ और यहाँ से निकलने का उपाय सोचो। असरानी उठकर बैठ गया और हाथ ठोड़ी पर रखकर सोचने की मुद्रा बना ली। फिर एकदम से बोला, आ गया उपाय। क्या? असरानी ने जूते की एड़ी घुमाई। उसमें घड़ी की तरह ही कोई चीज रखी थी। उसे बाहर निकालकर बोला, ये बहुत कम पावर का टाइम बॉम्ब है। दीवार तोड़कर हम निकल भागेंगे, तो जल्दी करो। असरानी ने टाइम सेट करके उसे दीवार के पास रखा। फिर तीव्र स्वर में बोला, कमरे के दूसरे कोने पर सीने के बल लेट जाओ, जल्दी। बॉम्ब कुछ ही सेकंडों में फट जाएगा। दोनों दूसरी तरफ दीवार के साथ लेट गए। बॉम्ब एक धमाके के साथ फटा। ईंट के टुकड़े उड़कर उनके ऊपर आकर गिरे, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी। दीवार में एक सुराख हो गया था।
किशोर को इतना आभास तो मिल ही गया था कि धमाका असरानी के कारण हुआ है। शायद सलीमा के साथ वो भागने में सफल हो गया है। ये सोच जहन में आते ही उसने चैन की सांस ली। वो बदमाश चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी पिट की आवाज हुई और उसका जबड़ा बुरी तरह फट गया। भर भराकर खून बहने लगा। कुछ क्षण वो खड़ा रहा, फिर गिर पड़ा। ये देखकर एक बदमाश ने जैसे ही रिवॉल्वर निकाला, फिर पिट की आवाज हुई और उसके माथे में सुराख हो गया। खून की धार बह निकली। वो भी ढेर हो गया। गिरजू वो उसके साथ वाली युवती शीला दोनों ही स्तब्ध थे। एकाएक गिरजू ने गरजते हुए पूछा, ये कैसे हो गया? किशोर ने एक अट्टहास लगाया। क्या तुम जानते हो? हाँ, ये मेरा ही कमाल है। मेरे बूट ही नहीं, 2 रिवॉल्वर भी हैं। इनमें 3-3 यानी 6 गोलियां हैं। अभी मैं 4 शिकार और कर सकता हूँ। गिरजू ने कमर से लटक रहे रिवॉल्वर को जैसे ही निकाला, फिर पिट की आवाज हुई। उसने कराकर अपनी कलाई पकड़ ली। गोली कलाई में लगी थी। गिरजू, किशोर गुर्राता हुआ बोला, इस समय तुम व तुम्हारी ये तितली मेरे निशाने पर है। मेरा निशाना कितना सच्चा है ये भी तुम देख चुके हो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस तितली से कहो मेरे बंधन खोल दे। शीला, वो कराते हुए बोला, इस सुअर को खोल दो। शीला ने आगे बढ़कर उसे बंधन मुक्त कर दिया। किशोर ने फुर्ती के साथ उसकी बाजू उमेटकर पीठ से लगा दी। फिर बोला, गिरजू, अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी तितली को साथ ले जा रहा हूं। अगर तुमने गड़बड़ की तो इसे गोली मार दूंगा। कहने के साथ ही किशोर ने फुर्ती के साथ उसकी कमर से लटक रहा रिवॉल्वर निकाला और शीला की कमर से लगाता हुआ बोला, चल तितली। गिरजू क्रोध से दांत पीसने लगा। फिर वो एक तरफ बढ़ने लगा। गिरजू व उसके 3 साथी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सामने ही एक जीप खड़ी थी। किशोर उसमें बैठ गया। शीला को धक्का देकर जैसे ही उसने गिराया, उस पर फायरिंग हुई। गोलियां जीप की बॉडी से टकराकर बेकार हो गई। किशोर ने क्रोध से दांत पीसे और रिवॉल्वर से फायर करने शुरू कर दिए। उसने गिरजू व उसके एक साथी को चीखते हुए गिरते देखा। गिरजू की छाती से तो खून उबल रहा था। उसका दिल फट गया था। किशोर ने इंजन चालू करके जीप को गति दे दी। सलीमा बहन, असरानी बोला, निकल चलो। दोनों बाहर निकले और एक तरफ भागने लगे। असरानी, सलीमा बोली, किशोर को तो हम वहीं छोड़ आए। उसकी चिंता मत कर, वो दरिया का पानी है जिसे कोई कैद करके नहीं रख सकता। पीछे से भागते कदमों की आवाज आने लगी थी। कुछ ही क्षणों बाद फायर होने लगे। भाई जी, सलीमा बोली, अब बचना मुश्किल है। क्यों? गोली लग गई तो जिस्म रूपी ट्यूब में पंचर हो जाएगा और सारी फूंक सरसराती हुई निकल जाएगी। तुरंत आड़ में आ जाओ, फिर मेरा तमाशा देखो। दोनों एक चट्टान की आड़ में हो गए। 3 बदमाश फायरिंग करते भागते चले आ रहे थे। असरानी ने एकाएक कोट का बटन तोड़ा और बदमाशों की तरफ उछाल दिया। एक धमाका हुआ। वो बटन एक प्रकार का बॉम्ब था। तीनों बदमाश जहां थे वहीं रुक गए। असरानी ने दूसरा बटन तोड़कर उनकी तरफ उछाल दिया। फिर धमाका हुआ। एक बदमाश की चीख उभरी और वो खून से लथपथ वहीं गिर पड़ा। फिर दोनों बदमाश उल्टे पांव भाग निकले। असरानी ने सलीमा का हाथ पकड़ा और भागने लगा। सलीमा बुरी तरह हांफने लगी थी। फिर उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। उठो। सलीमा वहीं पालथी लगाकर बैठ गई और बोली, अब नहीं भागा जाता। असरानी भी उसके सामने पालथी लगाकर बैठ गया। भाई जी, कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वो बोली, ये तुमने किस घपले में फंसा दिया है? ये तो आरंभ है, अभी और न जाने किस किस जंजाल में फंसना है। ओह,
तब तो मर गई। चाहो तो लौटती डाक से वापस जा सकती हो, डाक टिकट मैं लगा दूंगा। मेरे सारे बदन पर डाक टिकट लगाओगे तो जेबें खाली हो जाएंगी। हाँ सो तो है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं डरपोक नहीं हूं, चाहे जैसा भी जंजाल क्यों ना हो उसका बेड़ा गर्क करके ही जाऊंगी। तो उठो और चलो। दोनों पूछते हुए किसी तरह चमन असरानी की कोठी पर पहुंचे। वहां किशोर पहले से ही मौजूद था। लो कर लो बात। सलीमा उसे देखते ही बोली, किशोर भाई हमसे भी पहले यहाँ पहुंचे हुए हैं। सच बताना भाई जी, कहीं उड़कर तो नहीं पहुंचे? हाँ उड़कर आया हूँ, कहो तो तुम्हें भी उड़ाकर दिखाऊं? नहीं नहीं, अगर बीच में ही गिर गई तो एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी, सलीमा भयभीत होती हुई बोली। किशोर व असरानी हंस पड़े। फिर उन्होंने आपस में अपनी अपनी भागने की कहानी सुनाई। किशोर की कहानी सुनने के बाद असरानी बोला, तो तुमने गिरजू को खत्म कर दिया? हाँ। अच्छा हुआ, एक दुश्मन कम हो गया। ओ हाँ, चमन अंकल कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं। क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, बताना जरूरी भी था। 1 घंटे बाद चमन अंकल आए। उन्होंने सबकी खूब खातिरदारी की। सलीमा को चमन अंकल के घर छोड़कर दोनों बाहर निकल गए। वो सबसे पहले झील का निरीक्षण करना चाहते थे। चमन अंकल ने उन्हें अपनी कार दे दी थी। कार द्वारा वो झील तक पहुंचे। दूरबीन द्वारा उन्होंने झील का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें झील में कोई खास बात नजर नहीं आई। पास ही वो इमारत थी जिसकी दीवार काफी ऊंची थी। माली उस वक्त वहां मौजूद था, इसलिए दोनों अंदर प्रविष्ट हो गए। वो इमारत सैलानियों के ठहरने के प्रयोग में भी लाई जाती थी, लेकिन उस तरफ बहुत ही कम सैलानी आते थे। उनमें से भी अधिकतर वहां रात को ठहरते नहीं थे। इमारत में एक हॉल व बहुत सारे कमरे भी थे। हॉल में महापुरुषों की तस्वीरें टंगी हुई थी। किशोर ने अंदर प्रविष्ट होते हुए माली को इशारे से अंदर आने के लिए कह दिया था। सोफे पर बैठने के बाद असरानी ने पूछा, माली को यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि उससे कुछ जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमें सेठ हरपाल से इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमेशा मूर्खता भरी बात करोगे। क्यों, मूर्खता कैसी? हरपाल तो खुद खजाने के नक्शे की तलाश कर रहा है, उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? माली झील के पास रहता है, शायद उससे कुछ जानकारी मिल जाए। माली को अंदर आते देखकर दोनों चुप हो गए। किशोर व असरानी दोनों ही इस समय मेकअप में थे, क्योंकि वो गिरजू के साथियों व हरपाल की नजरों से बचकर काम करना चाहते थे। दोनों की दाढ़ी बड़ी हुई थी और हल्की हल्की मूछें थी। क्या नाम है तुम्हारा? किशोर ने माली से पूछा। गया प्रसाद। यहाँ काम करते हुए कितना समय हुआ है? बहुत साल हो गए साहब। उस समय बाल काले थे, अब सफेद हो गए हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं साहब? फिल्म वाले हैं। इस झील व मीनार वाली इस इमारत पर एक फिल्म बना रहे हैं, इसलिए यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। सही जानकारी दोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। पूछिए साहब, इस विश्राम स्थल के खुलने व बंद होने का क्या समय है? बाहर से आने वाले सैलानियों व विजय सिंह के मेहमानों के लिए ये हमेशा खुला रहता है। विजय सिंह कौन है? इस विश्राम स्थल के मैनेजर हैं। यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 10 दिन पहले तक तो यही थे, मुझे भी उनको देखे 10 दिन हो गए हैं। जाने कहाँ गए हैं। इतने दिनों के लिए अगर वो कहीं जाते थे तो मुझे अवश्य बता देते थे। 10 दिन पहले जब तुमने उन्हें देखा था, क्या तब उनसे कोई मिलने आया था? असरानी ने पूछा। हाँ, 2 लोग आए थे, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे अच्छे लोग नहीं लगे थे। ऐसा क्यों?
उसे बताने से हिचकते हुए देखा तो किशोर बोला, डरो मत, तुम हमें जो बात बताओगे वो हम तक ही रहेगी। वो दो थे, एक औरत और एक मर्द। मर्द शक्ल सूरत से ही गलत आदमी नजर आता था, औरत काफी खूबसूरत थी। मर्द ने मुझे 2 रुपए दिए और कहा शाम को 6 से 9 वाली फिल्म देख आऊं और जितना चाहूं मौज करूं। रिश्वत लेने के बाद ना जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा था। मैं 8 बजे ही फिल्म बीच में छोड़कर वापस आ गया। विजय बाबू उस समय बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं से मालूम हुआ वो दोनों आए थे, थोड़ी देर पहले ही चले गए हैं। रात को मैं अपने कमरे में जा रहा था कि वही कार फिर इमारत में आकर रुकी। उसमें से वही मर्द और औरत उतरे। मैं आड़ में हो गया। जब वो लोग अंदर चले गए तो मैं आगे बढ़ा और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था उनमें गर्मा गर्म बहस हो रही है। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग बाहर निकले तो नशे में थे। मैंने अंदर जाकर देखा, विजय बाबू चिंतित नजर आ रहे थे। उन औरत और मर्द का हुलिया बताओ, किशोर ने पूछा। माली ने दोनों का हुलिया बता दिया। झील के खजाने के बारे में उन्होंने माली से घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बता सका। उसे खजाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो सिर्फ इतना ही बता सका कि कभी कभी रात के समय झील में एक आधुनिक स्टीमर नजर आता है, लेकिन दिन में वो कभी दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि कल राजधानी से एक सरकारी इंजीनियर यहाँ जांच करने आ रहा है। इससे ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी। किशोर ने उसे 100 रुपए इनाम दिए तो उसका चेहरा खिल उठा। असरानी ने उसे 100 रुपए और दिए, फिर पूछा, जरा सोचकर बताओ, शायद विजय बाबू का अता पता तुम्हें मालूम हो। साहब, मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य बता देता। मैं खुद उनके लिए परेशान हूँ। 1-2 दिन में अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर उन्होंने उस विश्राम स्थल का निरीक्षण किया। उसमें 10 कमरे थे, सभी साफ सुथरे थे। फिर सीढ़ियों द्वारा वो ऊपर पहुंचे। मीनार 8 मंजिली थी। हर मंजिल पर झील की तरफ एक 10 बाय 10 का बरामदा बना हुआ था। वहां से वो लोग दूरबीन द्वारा झील की तरफ देखने लगे। झील के पास एक सफेद कार खड़ी थी। कार के पास 2 व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक दूरबीन द्वारा कार की तरफ देख रहा था, दूसरे के हाथ में राइफल थी। किशोर असरानी ने पूछा, कौन हो सकते हैं ये? चलकर देखते हैं। वैसे वो लोग भी दूरबीन से हमें देख चुके हैं। फिर दोनों नीचे आ गए, लेकिन इतनी देर में वो लोग कार में बैठकर जा चुके थे। असरानी, किशोर ने पूछा, इससे तुमने क्या अंदाजा लगाया? यही कि हमारी निगरानी की जा रही है। माली ने जिस भयंकर व्यक्ति का हुलिया बताया है, जानते हो वो कौन है? जो एक खूबसूरत लड़की के साथ विजय सिंह से मिलने आया था। हाँ, तुम्हें बता दो, वो अंतरराष्ट्रीय अपराधी डॉक्टर हारमन था। इसका मतलब है हारमन को भी झील के खजाने की तलाश है। लगता तो ऐसा ही है। यानी सेठ हरपाल के अलावा डॉक्टर हारमन व हमें भी उस खजाने की तलाश है। देखते हैं कौन सफल होता है। लेकिन समझ नहीं आया विजय सिंह कौन है? वो यहाँ का मैनेजर है और मीनार वाली इमारत में ही रहता था। असरानी बोला, मेरे विचार से उसे मालूम है झील में खजाना कहाँ मौजूद है। बिल्कुल ठीक सोचा, इसीलिए हारमन ने उसे गायब कर दिया है और अब उससे खजाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होगा। अब समझा, अगर विजय हमें मिल जाए तो हम खजाने का रहस्य जान सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो खजाने का नक्शा मौजूद है, क्या हम उसकी सहायता से खजाने तक नहीं पहुंच सकते? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जगह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है जहां झील में खजाना रखा गया था।
तब तो हमें विजय को तलाश करना होगा। आज रात हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। यानी आज की रात हंगामे भरी रात होगी। हाँ। फिर किशोर उसे अपनी योजना समझाने लगा। आज सर्दी भी कुछ ज्यादा थी, इसलिए रात होते ही बस्ती में सन्नाटा छा गया था। झील की तरफ तो मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे में एक घोड़ा भागता दिखाई दे रहा था, लेकिन टापों की आवाज जरा भी नहीं हो रही थी। घोड़ों की टापों में गद्दे लगे थे। उसकी पीठ पर एक स्याहपोश सवार था। उसके चेहरे पर काली नकाब थी। मीनार वाली इमारत से कुछ पहले उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और इमारत की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर एक नजर उसने चारों तरफ देखा, फिर चार दीवारी पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। बरामदे में एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण वातावरण अजीब बोझिल सा नजर आ रहा था। दोनों तरफ गंदे पानी का पाइप था। वो उस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा, फिर अंदर कूद गया। वो और कोई नहीं, किशोर था। अंधेरे में एक और घोड़ा भी भागता हुआ इमारत तक पहुंचा। उसकी टापों की आवाज भी नहीं हो रही थी। उसने घोड़ा एक तरफ बांधा और फाटक के रास्ते अंदर प्रविष्ट हो गया। कमरे में पहुंचकर किशोर ने सुनगुन ली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने पेन टॉर्च निकाली। सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। बाहर एक राहदारी थी। राहदारी के अंत में एक कमरा था, जिसमें ताला लगा हुआ था। विजय सिंह उसी में रहता था। उसका गायब होना किशोर को किसी षड्यंत्र का अंग नजर आ रहा था। कुछ कमरों से गुजरते हुए वो एक और कमरे में पहुंचा, जो बेडरूम था। दीवार के किनारे एक डबल बेड बिछा था। बाईं तरफ सोफा लगा था। डबल बेड के बगल में लोहे की अलमारी रखी थी। पलंग की चादर पर सिलवटें पड़ी थी। सेंटर टेबल पर विस्की की खाली बोतल वो 2 गिलास रखे थे। किशोर ने एक गिलास उठाकर देखा। गिलास पर लिपस्टिक के निशान थे, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता था थोड़ी देर पहले वहां एक मर्द और एक औरत मौजूद थे। कहीं ये वही दोनों तो नहीं थे जिनके बारे में माली ने बताया था। ये विचार मन में आते ही उसके होंठ गुलाई में सिकुड़ गए। तभी पदचाप की आवाज सुनकर वो चौंका। उसने जल्दी से टॉर्च बुझा दी। वो फुर्ती के साथ अलमारी के पीछे घूम गया। एक व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। उसने पेन टॉर्च जलाई हुई थी। उसकी रोशनी में उसने देखा वो सेठ हरपाल है। उसकी नकाब चेहरे से नीचे खिसकी हुई थी। उसने बटन दबाया। ट्यूब की रोशनी कमरे में फैल गई। वो रिवॉल्वर अलमारी की तरफ तानता हुआ गुर्राया। अलमारी के पीछे जो कोई भी छुपा हुआ है बाहर आ जाए, वरना मैं गोली मार दूंगा। स्पष्ट था उसे देख लिया गया है। अब छुपे रहना बेकार था, इसलिए वो आड़ से बाहर आ गया। उसके चेहरे से भी नकाब नीचे सरकी हुई थी। तो तुम हो किशोर? हाँ साहब, मुझ बंदे को ही किशोर कहते हैं। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ तुम बहुत खतरनाक हो। गिरजू जैसे खतरनाक डाकू की हत्या तुम्ही ने की थी। मैंने तो उसके गंदे बोझ से धरती का भार हल्का किया था। ऐसा तुम्हारे कारण हो सका था, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कारण? कैसे? तुम्हारे आदेश पर ही तो उसने हमारा अपहरण किया था। खैर, अब तुम काम की बात करो। क्या झील का खजाना तुम्हें मिल गया? लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या? खजाने का नक्शा तुम्हारे पास है, इसलिए अब तक तुमने खजाना तलाश करके अपने कब्जे में कर लिया होगा। नक्शे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए हमने खजाना तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब है नक्शा तुम लोगों के पास है? हाँ, अगर मेरे कोट की आस्तीन उधेड़ कर देखा होता तो वो नक्शा अवश्य गिरजू को मिल जाता। तो अब यहां तुम क्यों आए हो?
विजय को खजाने की आवश्यक जानकारी होगी, इसलिए उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो मिला नहीं। अब वापस जाऊंगा। वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। कहने के साथ ही उसने फायर किया। किशोर ने असरानी को हरपाल की निगरानी पर लगा दिया था। होटल से जैसे ही बाहर निकला, असरानी उसके पीछे लग गया। थोड़ी दूरी पर एक अस्तबल था। हरपाल उसमें प्रविष्ट हो गया। कुछ मिनटों बाद एक घोड़ा बाहर निकला, जिस पर हरपाल सवार था। उसने नकाब पहन ली थी। घोड़े की टापों पर गद्दे लगे थे, जिसके कारण टापों की आवाज नहीं हो रही थी। असरानी भी अस्तबल में प्रविष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वो भी घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला। उसके घोड़ों की टापों में भी गद्दे लगे हुए थे। वो उसका पीछा करने लगा। दोनों के घोड़े अंधेरे का सीना चीरते हुए सरपट भागे जा रहे थे, लेकिन गद्दे लगे होने के कारण टापों की जरा भी आवाज नहीं हो रही थी। मीनार वाली इमारत के बाहर हरपाल ने घोड़े को बांधा, फिर फाटक के अंदर प्रविष्ट हो गया। असरानी को मालूम था किशोर भी इमारत में मौजूद है। उसने एक तरफ घोड़े को बांधा और अंदर प्रविष्ट होकर कंपाउंड में घूम गया। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए वो तैयार था। हरपाल ने जैसे ही फायर किया, किशोर ने खुद को फर्श पर गिरा लिया। गोली सामने दीवार से टकराई। वो दोबारा फायर करता, उससे पहले ही किशोर ने उसकी टांगों से अपनी टांगे अड़ा दी। वो फर्श पर गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक गया। किशोर ने बैठे ही बैठे एक छलांग लगाई और उसके सीने पर सवार हो गया और कई घूंसे उसके चेहरे पर जड़ दिए। हरपाल ने पांव की ठोकर से उसे दूर उछाल दिया। इसी समय दो बदमाश कमरे में प्रविष्ट हुए, जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। खत्म कर दो इस कमीने को, वो चीखा। दोनों में से कोई फायर करता, उससे पहले ही किशोर का रिवॉल्वर गरजा। दोनों बदमाश वहीं ढेर हो गए। हरपाल ने लपक कर स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में अंधेरा फैल गया। किशोर ने अनुभव किया हरपाल कमरे में नहीं है। वो बाहर निकलने में सफल हो गया है। वहां रुकना खतरनाक था, इसलिए वो भी तेजी से बाहर निकला और पाइप द्वारा नीचे आ गया। किशोर, तभी उसे सरसराता स्वर सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा, असरानी सामने खड़ा था। क्या कुछ पता लगा? उसने पूछा। नहीं, लेकिन कमरे में हरपाल से टकराव हो गया था। वो तो बचकर भाग निकला है, लेकिन उसके दो साथियों को मैंने मौत की नींद सुला दिया है। तभी दोनों चौंके। एक युवती दबे पांव फाटक से बाहर निकल रही थी। उसके बाल कटे हुए थे। उसने बेल बॉटम वुड टॉप के ऊपर सफेद फर वाला कोट पहना हुआ था। असरानी, किशोर बोला, माली ने जिस लड़की का हुलिया बताया था, ये वही है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तुम हरपाल का पीछा करना। यानी तुम मुझे इस भयानक भूता सन्नाटे में छोड़कर जा रहे हो? मैं जानता हूँ तुम भूतों के भी सरताज हो, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से बाहर निकल गया। वो युवती एक घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। किशोर भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। प्रतिपल वो घोड़े की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। उसके करीब पहुंचकर वो चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं। दूसरी चेतावनी के बावजूद जब वो नहीं रुकी, तो किशोर ने घोड़े पर सवार युवती के ठोकर जड़ दी। वो घोड़े से उछलकर नीचे जा गिरी। एक पतली चीख वातावरण में गूंज गई। उसका घोड़ा सरपट भागता जा रहा था। किशोर ने लगाम खींचकर अपने घोड़े को रोका, फिर नीचे उतरकर उसके पास पहुंचा। युवती बेहोश हो गई थी। कुछ चोटें भी उसे लगी थी। उससे वो काफी जानकारी हासिल कर सकता है, सोचकर उसने युवती को घोड़े पर लादा और स्वयं भी सवार होकर चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर ही एक गुफा थी। उसके पास उसने घोड़ा रोका।
और नीचे उतरकर लड़की को कंधे पर लादा और गुफा में प्रविष्ट हो गया। फिर लड़की को जमीन पर लिटाकर उसने लाइटर से केरोसिन लैंप जलाया। पीला प्रकाश गुफा में फैल गया। जमीन पर घास का पुलाव बिछा हुआ था। वो लड़की उसी पर पड़ी थी। एकाएक लड़की झटके से उठकर बैठ गई और कमीज के अंदर हाथ डालकर चोली में से पिस्टल निकालती हुई बोली, अब तुम बच नहीं सकते। मुझे गोली मारोगी? किशोर ने पूछा। हाँ। क्या तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। सोचो जरा, दुश्मन होता तो तुम्हें यहां नहीं लाता, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता। पिस्टल पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? दरअसल बेहोशी के बाद जब तुम्हें देखा तो लगा तुम शरीफ लड़की हो, अपनी मर्जी से इन बदमाशों का साथ नहीं दे रही। तुम शराफत का जीवन जीना चाहती हो, लेकिन कोई मजबूरी तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रही है। तथा तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मैं मानसिक विशेषज्ञ भी हूँ, चेहरे से दिल की बात पढ़ लेता हूँ। मुझे अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझो, दुश्मन नहीं। तुम एक शरीफ लड़की हो, मैं तुम्हें इस नरक से निकालना चाहता हूँ। दोस्त तो बहुत मिले, जिन्होंने मुझे नोचा खसोटा, बर्बाद किया, लेकिन सच्चा दोस्त कभी नहीं मिला, उसने भर्राए स्वर में कहा। किशोर ने देखा उसकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। कॉफी पियोगी? मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम मेरी मेहमान हो, मेहमान नवाजी मुझे ही करनी होगी। इतनी देर में तुम अपने को सामान्य बनाने की कोशिश कर सकती हो। उसने विरोध नहीं किया। किशोर ने स्टोव जलाकर कॉफी बनाई, फिर एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सूनापन था। चेहरे को देखकर लगता था वो अपने जीवन से थक चुकी है। किशोर की सहानुभूति ने शायद उसके दुखों को उभार दिया था। किशोर का विश्वास था वो अपराधी जीवन से तंग आ चुकी है, इसलिए अपराधियों के बारे में वो उससे सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा। असरानी कंपाउंड के अंदर ही दुबका हुआ था। कंपाउंड का सन्नाटा उसे अति भयंकर लग रहा था, इसलिए वो कंपाउंड से बाहर निकल आया और इमली के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से वो इमारत की अच्छी तरह निगरानी कर सकता था। तभी वो चौंका। इमारत की खिड़की से टॉर्च का प्रकाश चमका और फिर बुझ गया। 3 बार ऐसा हुआ। असरानी को समझते देर नहीं लगी कि झील की तरफ किसी पुकार का संकेत किया गया है। कुछ ही देर बाद उसे 4 व्यक्ति इमारत से बाहर निकलते दिखाई दिए। चारों ने मिलकर एक ताबूत उठाया हुआ था। वो सब झील की तरफ बढ़ रहे थे। असरानी पेड़ के नीचे उतरा और सावधानी से उनका पीछा करने लगा। झील के किनारे एक नाव खड़ी थी। ताबूत उस नाव में रखा गया। वो चारों भी उसमें बैठ गए। झील के बीचों बीच उसे एक स्टीमर खड़ा नजर आया। नाव उसे स्टीमर की तरफ बढ़ रही थी। असरानी सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पीछे आहट अनुभव हुई। वो पलटना चाहता ही था। उसी समय उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार हुआ। एक कराह के साथ वो वहीं लुढ़क गया। बेहोशी ने उसे दबोच लिया था। जब असरानी को होश आया तो वो झटके से उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। खुद को उसने एक धातु के कमरे में पाया जिसमें कोई खिड़की व दरवाजा नहीं था। सिर की पीड़ा ने उसे पिछली सारी घटना याद करवा दी। तभी दीवार में एक द्वार उत्पन्न हुआ और 3 व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए। बीच वाला व्यक्ति लंबा तगड़ा व भयानक सूरत वाला था। दाएं बाएं 2 व्यक्ति थे जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। रिवॉल्वरों का रुख उसी की तरफ था। असरानी दोनों में से एक बोला, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। मुझे गलत हरकत करनी आती ही नहीं।
तुम कौन हो? भगवान का मैं बेटा हूं जिसने मुझे बनाया है। ताकतवर वो ऐसा जिसने सारी दुनिया को नचाया है। मूर्ख लड़के, तमीज से बात कर। इस समय तुम महान डॉक्टर हार्मन के सामने खड़े हो। तुम्हारा मेकअप हटा दिया गया है। तब तो मुझे पहचान भी लिया होगा। महान हार्मन तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। मुझे असरानी कहते हैं। कद 5 फीट 11.5 इंच, रंग गोरा, वजन 70 किलो 950 ग्राम। काम शराफत छोड़ दी जिसने उन्हें मुर्गा बनाना। बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे जैसा मुर्गा जब सामने आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति को मुर्गा बनाने का मुझे ज्यादा मजा आता है। बॉस, उन दोनों में से एक व्यक्ति गुर्राया। अगर आप आदेश थे तो इस बदतमीज को गोली मार दूं। हम इसे बताने के साथ साथ दिखाना भी चाहते हैं कि जिस काम के लिए ये किशोर के साथ यहाँ आया है उसमें इन्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती। क्यों? असरानी ने पूछा। क्योंकि जो नक्शा तुम लोगों के पास है वो बेकार है। आज खजाने को हम हर हाल में प्राप्त कर लेंगे। खजाने के दर्शन मुझे जरूर करवाना। खजाने के दर्शन के साथ साथ हम तुम्हें किशोर की लाश के भी दर्शन कराएंगे। लाश? किशोर की? हाँ, हार्मन हंसता हुआ बोला। उसके बाद हम तुम्हें भी मौत की नींद सुला देंगे। ठीक है, सपने देखने पर पाबंदी नहीं है। जल्दी ही तुम्हें सपने व हकीकत में फर्क नजर आ जाएगा, हार्मन ने कहा और अट्टहास लगाता हुआ अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। अगले पल दरवाजा बंद हो गया। असरानी ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। कोई आधे घंटे बाद फिर दरवाजा खुला। असरानी बुरी तरह चौंका। एसपी श्याम कपूर हवलदार लम्बू राम के साथ अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। अंकल आप? हाँ, लेकिन धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। लेकिन आप यहाँ कैसे? लंबी कहानी है, बता दूंगा। इस समय तुम ये 2 गोलियां चूस लो। इससे क्या होगा? जहरीली गैस का तुम पर असर नहीं होगा। यानी गैस निरोधक गोलियां हैं? हाँ। असरानी ने गोलियां मुंह में रख ली। फिर तीनों कमरे के बाहर निकल गए। एसपी श्याम अंकल को वहां देखकर असरानी का दिल खुशी से खिल उठा था। मेरी खूबसूरत दोस्त, किशोर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने बताया नहीं, कॉफी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम्हारी बातें सुनकर और कॉफी पीकर ठीक हो गई है दोस्त, वो मुस्कुराती हुई बोली। मुझे किशोर कहते हैं, अब अपना नाम भी बता दो। मीना डेविड, ईसाई हूं। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? माँ बाप, भाई बहन सब थे। हम गरीब थे। हार्मन ने मुझे नौकरी दी। नौकरी के दौरान मुझसे कई गैर कानूनी काम करवाए और मुझे अपने जान में फंसा लिया। और फिर वो कमीना मुझे पूरी तरह अपराध की दुनिया में खींच लाया और अपनी रखैल बना लिया। माँ बाप व भाई बहन को मैं क्या मुंह दिखाती, इसलिए उन सबको कमीने हार्मन के कारण छोड़ना पड़ा। शायद तुम हरपाल के लिए भी काम करती हो। हरपाल भी मेरी तरह हार्मन का खास आदमी है। मीनार वाली इमारत के अंदर वो लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे? विजय सिंह के कारण उस इमारत की तरफ हार्मन का ध्यान गया था। हार्मन को भी खजाने की तलाश थी। शायद तुम नहीं जानते, विजय राजा लोहा सिंह के मंत्री राम सिंह का बेटा है। झील में खजाना कहाँ रखा है उसे इसकी जानकारी थी। क्या राम सिंह जिंदा है? नहीं, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे विजय को खजाने का राज बता दिया था। इमारत के अंदर ही हार्मन ने विजय को कैद कर लिया था और खजाना कहाँ है उससे पूछता रहता था, लेकिन उसने कभी बताया नहीं।
क्या विजय अब भी वहीं कैद है? नहीं, आज उसे स्टीमर पर ले जाया जाएगा। हारमन को विश्वास है आज वो उसे खजाने का रहस्य अवश्य बता देगा। क्या स्टीमर झील में होगा? हाँ, रात को वो झील में आ जाता है और सवेरा होने से पहले ही सुरंग के रास्ते सागर में वापस चला जाता है। तो हारमन स्टीमर द्वारा वहां खजाने की खोज कर रहा था। हाँ, तुम्हारा और तुम्हारे साथी असरानी का वो कट्टर दुश्मन है। ऐसे दुश्मन हम जेबों में लिए घूमते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम चाहती हो हारमन का अंत हो? उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। जिस दिन उसका अंत होगा उस दिन मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। तो तुम जाकर मेरे मरने की सूचना हारमन को दोगी। इससे क्या होगा? हारमन का अंत, किशोर ने कहा और सारी योजना बता दी। मीना तैयार हो गई। किशोर उसी समय शहर में जाकर डीआईजी गुप्ता से मिला, उसे सारी स्थिति से अवगत कराया और सहायता मांगी। वो तुरंत सहायता के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने बताया उसके डैडी एसपी श्याम भी इसी केस के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। सुनकर किशोर का चेहरा खिल उठा। अब बताओ, किस तरह का प्रबंध चाहते हो? 30 सशस्त्र गोताखोर चाहिए। वो सब उस सुरंग पर तैनात रहेंगे जो झील को सागर से मिलाती है। 60 सशस्त्र जवान झील को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि कोई भी अपराधी भाग नहीं सके। ऐसा हो जाएगा, मैं अभी आदेश देता हूँ। तभी ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। डीआईजी ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ एसपी श्याम थे। किशोर वापस गुफा में पहुंचा तो मीना ने बताया उसने ट्रांसमीटर द्वारा हारमन को सूचित कर दिया है कि वो किशोर को खत्म करने में सफल हो गई है। उसकी लाश इस गुफा में पड़ी है। फिर वो अपने आदमियों को लाश लेने के लिए भेज रहा है। दोस्त, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम मेरा कमाल देखना। लेकिन तुम खुद को लाश कैसे बनाओगे? योग विद्या द्वारा मैं लगभग 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूं। तब काम बन जाएगा क्या? हारमन के आदमी जब वहां पहुंचे तो किशोर सांस रोक कर लेट गया। उसे ताबूत में लिटा दिया गया। ताबूत व मीना को स्टीमर में पहुंचा दिया गया। हारमन के सामने जब ताबूत खोला गया तो किशोर एक लाश के रूप में उसमें मौजूद था। मीना, हारमन उसका हाथ पकड़कर खुशी भरे स्वर में बोला, आज तुमने बड़ा काम किया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। मीना मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उसके प्रति नफरत भरी हुई थी। लाश को ताबूत सहित झील में फेंक दो, हारमन ने आदेश दिया और मीना के साथ कमरे से बाहर निकल गया। वहां सिर्फ 2 बदमाश रह गए थे। जैसे ही वो ताबूत की तरफ बढ़े, किशोर उठकर बैठ गया और भर्राए स्वर में बोला, तुम क्यों तकलीफ करते हो? मैं खुद ही झील में जाकर डूब जाता हूँ। क्या तुम जिंदा हो? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, मैं किशोर का भूत हूँ। दोनों थर थर कांपने लगे। किशोर ताबूत से बाहर आया और एक एक कैरेट चाप उनकी गर्दन पर जड़ दी। वो दोनों बिना चीख मारे ढेर हो गए। किशोर ने दोनों को ताबूत में ठूसा, फिर उसका ढक्कन बंद कर दिया। इस समय किशोर के होंठों पर विजयी मुस्कान थी। विजय को काफी यातनाएं दी गई थी, जिसके कारण अंत में वो टूट गया और वो जगह बताने के लिए तैयार हो गया जहां खजाना छुपाकर रखा गया था। सबसे पहले स्टीमर से 8 गोताखोरों को सुरक्षा की दृष्टि से उतारा गया। फिर 2 गोताखोर उतरे जो विजय व हारमन थे। सभी के माथे पर सर्च लाइटें लगी थी, जिनका प्रकाश पानी के अंदर फैल रहा था। झील में छोटी बड़ी सैकड़ों चट्टानें थी, जिन पर कई कई फीट मोटी काई जमी हुई थी। मछलियां व दूसरे पानी के जीव उन रोशनी वाले इंसानी जानवरों को
देखकर इधर उधर भाग रहे थे। दो चट्टानों के बीच एक दरार थी। विजय हारमन के साथ उसी में प्रविष्ट हो गया, जो आगे जाकर काफी चौड़ी हो गई थी। उन चट्टानों की शक्ल ऊपर से छत की तरह थी। वहां जंजीरों से बंधा एक संदूक दिखाई दिया। विजय ने इशारे से बताया, खजाना उसी में है। हारमन ने इशारे से ही अपने आदमियों को आदेश दिया। वो इस संदूक को स्टीमर पर ले आए। संदूक को जब खोला गया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसमें हीरे जवाहरात, सोना व गहने भरे हुए थे। हारमन की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी में वो ये भी भूल गया कि उसके इर्द गिर्द उसके साथी खड़े हैं या कोई और। मीना का भी कहीं पता नहीं था। विजय, हारमन ने पूछा, इस खजाने के बारे में हमारे तुम्हारे बीच क्या फैसला हुआ था? मेरे बताने के बाद खजाना मिलने पर खजाना आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, लेकिन मुझे दुख है, मेरे पास तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ नहीं है। जब तुम्हें मरना ही है तो इसमें से हिस्सा लेकर क्या करोगे? हारमन ने कहा और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। अभी वो रिवॉल्वर ठीक से पकड़ भी नहीं पाया था कि तभी पिट की आवाज हुई। एक फायर हुआ, एक चीख उभरी। गोली हारमन की कलाई में लगी थी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। हारमन व विजय को छोड़कर बाकी सब ने अभी तक गोताखोरी की पोशाक पहन रखी थी। इस फायर के बाद सबने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। किशोर, असरानी व एसपी श्याम को देखकर हारमन चौंका। वो चीखा, तुम लोग यहाँ? हम ही नहीं, यहाँ जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं सब पुलिस के आदमी हैं, श्याम बोले। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है हारमन, किशोर बोला। अब तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अभी शुरू हुआ है, हारमन ने कहा और फुर्ती के साथ झुककर उल्टे हाथ से रिवॉल्वर उठा लिया। लेकिन वो फायर करता उससे पहले ही किशोर व असरानी के रिवॉल्वर गरज उठे। गोलियां उसके सीने में समा गई। वो वहीं ढेर हो गया। श्याम चीखे, ये क्या किया तुम लोगों ने? मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। अगर हम फायर नहीं करते तो ये कमीना फायर करके हम में से किसी को खत्म कर देता, किशोर बोला। अब मैं आप लोगों को एक तमाशा दिखाता हूँ। क्या? किशोर ने झुककर हारमन के चेहरे से एक झिल्ली खींच दी। अब उनके सामने हरपाल की लाश पड़ी थी। देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तो इसके दो रूप थे, असरानी बोला। हाँ, एक हारमन का, दूसरा हरपाल का। लेकिन अंकल, आप यहाँ कैसे पहुंचे? असरानी ने पूछा। तुम लोगों के यहाँ आने से पहले ही मुझे जानकारी थी कि डॉक्टर हारमन इस इलाके में सक्रिय हैं। बाद में मुझे खबर मिली कि हारमन भी खजाने की खोज में दिलचस्पी ले रहा है। तुम लोगों की सहायता करने के ख्याल से मैं यहाँ आ गया। यहाँ मुझे एक मछुआरे से मालूम हुआ कि झील में रात के समय एक स्टीमर दिखाई देता है, उजाला होते ही गायब हो जाता है। मीनार वाली इमारत के माली से मुझे मालूम हुआ कि विजय सिंह लगभग 12 दिनों से गायब है। उसके कमरे की तलाशी लेने पर मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें विजय अपने पिता राम सिंह के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, खजाना अब झील में उस जगह नहीं है जहां पहले छुपाया गया था। इससे प्रमाणित होता था कि विजय को खजाने की जानकारी है। इसीलिए हारमन की काफी तलाश के बाद भी झील में खजाना नहीं मिला था। विजय को हारमन ने ही गायब किया है, मुझे विश्वास हो गया। सरकारी इंजीनियर के रूप में इस इमारत व झील के निरीक्षण का पत्र मैंने ही भेजा था। इसीलिए आज विजय को उस इमारत से निकालकर स्टीमर में लाया गया था। वो स्टीमर हारमन का है, ये विचार मन में आते ही
मैंने कुछ स्थानीय पुलिस के गोताखोरों की सहायता ली और उनके साथ स्टीमर में पहुंच गया। स्टीमर के कर्मचारी यही समझे कि हम भी हारमन के साथी हैं। तुम दोनों मुझे यहाँ मिल ही गए थे। उसके साथियों को हमने जहरीली गैस द्वारा बेहोश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ तुम लोग जानते ही हो। अब ये खजाना सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। इतना कहकर एसीपी श्याम कपूर उन सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे थे जिन्होंने झील में छुपे खजाने को प्राप्त कराया और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का अंत हो गया। स्टीमर पर पुलिस का कब्जा हो गया था। उसमें लाखों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। सुरंग पर भी सशस्त्र गोताखोर तैनात थे। जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किशोर असरानी जब सलीमा के साथ वापस लौट रहे थे तब सलीमा काफी बेचैन नजर आ रही थी। असरानी ने पूछ लिया, सलीमा बहन क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? तुम लोगों के साथ अब कभी नहीं आऊंगी। मुझे चाचा के घर छोड़कर खुद ऐश करते रहे। अब तुम भी वापस लौटकर नफीस मियाँ के साथ ऐश करना। क्या क्या कहा तुमने? यही कि वापस लौटकर अब हम उन्हें जीजा बनाने का अभियान शुरू करेंगे। सलीमा एक क्षण उसे देखती रही, फिर लज्जाकर दोहरी हो गई। किशोर व असरानी दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करके जाएं। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें।